नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्र की पिटाई के मामले की। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा है, कुछ मानकों पर जवाब मांगा है। साथ ही छात्रों को दूसरे स्कूल में एडमिशन कराए जाने की बात भी सामने आई है। उस पर आगे हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बात अपराध की। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 17(1) के तहत किसी छात्र को शारीरिक या मानसिक दंड देना मना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में भी बच्चों की पिटाई या उनसे बदसलूकी के लिए सजा का प्रावधान है। बहरहाल हुआ क्या, ये हमने देखा जिस तरह से मामला सामने आया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह मौजूद हैं। सर, बच्चे की जिस तरह से बर्ताव हुआ उससे रोंगटे खड़े होते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 सेक्शन 17(1) है। जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का सेक्शन 75 भी बताया जाता है, जिससे बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा या क्रूरता पर प्रतिबंध है। लेकिन जमीन पर क्या कुछ अमल होता है, उत्तर प्रदेश का हाल जो है आपसे बेहतर कौन बता सकता है? निधि जी नमस्कार। आपने एक ज्वलंत प्रश्न को उठाया है। बृहस्पतिवार को मैंने ये क्लिप देखी थी जब उसमें बच्चे का चेहरा दिखाया गया था। मैं आज तक उस बच्चे के चेहरे की भाव भंगिमा और उसके आंख की वेदना मुझे आज तक सोने नहीं दे रही है। अब मेरी तरह आप भी और जिसने भी उस क्लिप को देखा है, वाकई वो अपने में, मैं कहता हूं कि जितना कष्ट उस बच्चे को हो उससे कई गुना ज्यादा उसके माता पिता को, और उतना ही कष्ट जिस किसी अभिभावक ने उस बच्चे की भाव भंगिमा देखी होगी। अब हम आते हैं कानून की बात। आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून है। कानून के अंतर्गत आईपीसी की 2 धाराओं के अंतर्गत त्रिपाठी जी के ऊपर अपराध पंजीकृत हुआ, लेकिन वो सभी बेलेबल थे। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि जो 2 धाराएं लगाई गई थी, एक 504 आईपीसी थी और एक कदाचित 323 थी। हाँ, 323 और 504 आईपीसी। अब जो कानून आपने बताए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसका सेक्शन 17(1), जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75, ये सेक्शन भी लगने चाहिए, जिसमें सेक्शन 17(1) के अंतर्गत त्रिपाठी जी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करके उनकी स्कूल की मान्यता और अन्य विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और इसमें चूक सबसे पहले जिला शिक्षा निरीक्षक यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उनका क्या नियंत्रण था, किस प्रकार की उनकी अनुश्रवण था, ये कुरीतियां चलती चली आ रही हैं। अभी तो एक विद्यालय प्रकाश में आया है, यह स्पष्ट है कि उनका कोई नियंत्रण नहीं था। पुलिस के द्वारा अनबने मन से प्रथम सूचना पंजीकृत पहले नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आवेदक नहीं आया। आवेदक की प्रतीक्षा करना ही औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें हेट स्पीच है, जहां सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सुओ मोटो स्वप्रेरणा से आप अपराध पंजीकृत करें। क्यों नहीं किया? दूसरी चीज, ऐसी इस प्रकार की हृदय विदारक, कष्ट देने वाली, इस प्रकार के अमानवीय कृत्य में भी अगर अपराध सुओ मोटो पंजीकृत नहीं होगा, मैं एक ध्यान दिलाना चाहूंगा पुलिस को कि एक अज्ञात लाश जिसमें गोली लगी है खेत में मिलती है। आप प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आवेदक आएगा? हो सकता आवेदक कभी ना आए। आप हत्या बनाम अज्ञात का अपराध पंजीकृत करते हैं, विवेचना शुरू करते हैं। इस केस में भी आपको कर लेना चाहिए था। अब पिता के ऊपर दबाव कि तुम अपराध वापस लो, टीचर के ऊपर दबाव कि तुम समझौता करो, वहां की राजनीति आ गई। यह राजनीति का विषय नहीं है। जो एक वास्तविकता है निधि जी, यह है कि एक श्रेष्ठ वरिष्ठ एडिटर होने के नाते देश की आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। एक वरिष्ठ नागरिक की वेदना आप समझ सकती हैं, हम सबकी वेदना है। लेकिन इसमें वो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि एक नजीर बने, दोबारा कोई इस प्रकार का दुस्साहस न करे कि जातीयता को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर के किसी भी बच्चे के साथ उसके मानवाधिकार का हनन हो। यह मानवाधिकार का हनन है, एक पाशविक कृत्य है। बिल्कुल। माँ पिता पर भी क्या गुजरी होगी? बच्चे के पिता ने कहा था कि बच्चे को स्कूल में वो नहीं भेजेंगे, लेकिन बच्चे का बचपन जो मानसिक प्रताड़ना से वो गुजरा, उसकी भरपाई कैसे हो सकती? कैसे बच्चे को संरक्षण मिले या बच्चों को कैसे व्यवस्था हो? निधि जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग जो प्रयोग है, जगह जगह जाकर के जनता से संपर्क करे कि क्या कहीं इस तरीके की कुरीति या किसी तरीके का शोषण
मानसिक या शारीरिक बच्चों का होना ये वैसे भी आवश्यक था। और ये भी आवश्यक है कि जहां बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, कम्युनिटी पुलिसिंग इसीलिए होता है कि जनता की नब्ज पुलिस अधीक्षक और डीएम तक पहुंचे। कम से कम इतनी ही कृपा अपने ऊपर कर लीजिए। मोहल्ला सुरक्षा समितियां, ग्राम सुरक्षा समितियां का एक प्रमुख एक बिंदु कार्य का यह भी होता है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई सामाजिक विद्यालय में या किसी तरह की कुरीति, छेड़खानी, नशा आदि तो नहीं हो रहा। ये सब प्रक्रियाएं अब लगभग एक तरीके से समाप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम तक पहुंचती नहीं है। कानून तो ऐसा है, कानून तो छोड़ दें, अगर पुलिस और जिला विद्यालय निरीक्षक अपने पे आ जाएं, किसी की हिम्मत नहीं कि बच्चे की तरफ आंख उठा करके देखे। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चे को जो आघात मानसिक और उसके मन मस्तिष्क में लगा है, मैं हो सकता मैं भगवान करे मैं गलत हूं, वो जीवन पर्यंत अब धुलने या समाप्त होने वाला, धूमिल होने वाला नहीं है। वो एक ऐसा इररिपेरेबल डैमेज उसके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को हुआ है। मैं समझता हूं कि यह पीड़ा उसकी और उसके परिवार, यह पीड़ा सिर्फ उस बालक की नहीं है, उसके पूरे परिवार की है। और उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग, कम से कम इतना प्रायश्चित हो जाता कि उसके दर्जा 12 तक की पूरी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, उसको कोई अनुग्रह या किसी तरीके की राहत राशि मिलनी चाहिए और एक अच्छे स्कूल में दाखिला होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में से आखिर में टीचर तृप्ता त्यागी का माफीनामा आया है, क्या किया जा सकता है इस मामले में? यह माफीनामा तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है और निरर्थक है, क्योंकि कानून की परिधि में अपराध करने के उपरांत माफीनामा, मैं किसी के मानवाधिकार का, किसी के परिवार का मानवाधिकार करूं और उसके बाद क्षमा याचना कर दूं, वचनम किम दरिद्रता, बातों से कम क्यों खुश कर रहे हैं, अपने कृत्य से करें। और अगर माफीनामा कबूल भी होता है, सामाजिक तौर पे भी उसका कोई औचित्य नहीं है। वास्तविकता यह है निधि जी, इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ऐतिहासिक हो और एक मिसाल और नजीर बन जाए कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करे। बिल्कुल साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व डीजीपी का यही कहना है कि माफी नामे के कोई मायने नहीं और जो बच्चे का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बहरहाल मुजफ्फरनगर में टीचर के व्यवहार पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी दे दिया है, लेकिन इस मामले में असली मुद्दा है बच्चे द्वारा बच्चे की पिटाई करवाना, जो कानूनी जुर्म है और अभी तक टीचर पर कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिन से खाना नहीं खाया था, वैसी बैकी बातें करी उसने। आप जानते हैं एक बच्चे पर, जब छोटे बच्चे पर ऐसा अत्याचार होता है, वो किस स्थिति से गुजर रहा। मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने सांप्रदायिक टिप्पणी करते हुए एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया। पीड़ित बच्चा इस घटना से मानसिक रूप से उबरने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित बच्चे के पिता हिंदू मुस्लिम जैसी बात से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो कानूनी कार्रवाई है इसमें जो भी है वो होनी चाहिए। इसमें जो बच्चे को पिटवाया है उस मामले में आप चाहते हैं टीचर पे कार्रवाई? बस टीचर पे कार्रवाई हो। अच्छा, हमारा किसी से और कोई वो नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आरोपी टीचर बच्चे को पिटवाने की अपनी हरकत को स्वीकार कर गलती मान रही है, लेकिन सांप्रदायिकता की बात से इनकार कर रही है। उस दिन जो है बच्चे काम नहीं करके लाए थे, तो बस मेरा तो यही मकसद था कि ये बच्चे जो है याद करने लगे, और मैं वैसे भी विकलांग हूँ और मेरे से उठा नहीं जा रहा था उस दिन। तो मैंने दो चार बच्चों से कह दिया कि तुम ही इसको 1-2 लगा दो, ये जो है न करने लगेगा काम। और मैं तो हाथ जोड़ के अब भी ये कह रही हूँ कि मेरे से गलती है। हालांकि अगर हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं भी हुई, तब भी आरोपी टीचर ने जिस तरह से एक छात्र को दूसरे छात्रों से पिटवाया है, वो कानूनन जुर्म है। शिक्षक अधिकार कानून 2009 की धारा 17(1) के तहत किसी छात्र को शारीरिक या मानसिक दंड देना मना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में भी बच्चों की पिटाई या उनसे बदसलूकी के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन शिक्षकों की मानसिकता कानून पर भारी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो अभी तक स्कूल में डंडा चलाने में मतलब अपने आप को समझते थे कि कॉम्पिटेंट है, वो अभी माइंडसेट उनका चेंज नहीं हुआ है।
इसलिए ऑफ एंड ऑन जो है ना वो जो है वो इस तरीके के कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं। तो जरूरत है कि जो टीचर्स हैं वो अपना माइंडसेट चेंज करें। मुजफ्फरनगर मामले में आरोपी टीचर पर तो अभी कोई खास कार्रवाई होती नहीं दिखी। टीचर के स्कूल को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके पूछा है कि उसकी मान्यता रद्द क्यों ना कर दी जाए। इस बीच पीड़ित बच्चे के पिता ने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने बच्चे की पढ़ाई आदि का खर्च उठाने की घोषणा की है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टीचर का बच्चे की पिटाई करना या बच्चे को पिटवाना कोई अनोखी बात थोड़ी है। टीचर तो सालों से बच्चे की पिटाई करते आ रहे हैं और हम तो खुद पिट पिट कर ही बड़े हुए हैं। तो सुनिए और समझिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। जब कानून में ये साफ कह दिया गया है कि टीचर ना तो बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है और ना ही बच्चे की पिटाई कर सकता है, तो बाकी सभी बातें पुरानी हो गई। कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सागर में कथित तौर पर एक अनुसूचित जाति युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसकी बहन ने छेड़छाड़ के आरोपी पर मामला दर्ज कर वापस लेने से इनकार कर दिया था। मृतक की मां जब अपने बेटे को बचाने आई तो गुंडों ने उन्हें भी निर्वस्त्र कर दिया। पिटाई की आरोप गांव की सरपंच के पति और रिश्तेदार पर अब लगा है। सरकार कह रही है कि मामला पारिवारिक झगड़े का है। सागर के बरोदिया नौनागीर गांव में 24 अगस्त को 18 साल के नितिन अहिरवार को गांव के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। मां बचाने आई तो उनकी भी पिटाई की, कथित तौर पर कपड़े उतार दिए। 2019 में आरोपियों ने पीड़ित की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। एफआईआर हुई, वो जेल गए। बाहर निकले तो मामला वापस लेने का कथित तौर पर दबाव बना रहे थे। पीट के हमारे कपड़ा उतार देते सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नजर पड़ी तो फिर बेटा वाले आए। परसों के दिन 2 बजे रात पुलिस आई तो गेट खोले। गेट के बाहर आई खड़े थे 2 पुलिस वाले। हमने इतनी बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना वो में ले जा रहा है आप? तो कहने लगे कुछ नहीं, कोई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को हम लालू सब्जी लेवेगा तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाया, हमें मारा बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो आरोपियों ने मारपीट के बाद पीड़ितों के घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। काफी समझाने के बाद पीड़ित के परिजनों ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन सरकार का कहना है ये जाति का नहीं, परिवार में रंजिश का मामला है। ये घटना 2 पक्षों के विवाद की घटना है। घटना दुखद है, पर इसको राजनीतिक रंग देना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस समाजों को बांटने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है। मैं वहाँ से भागी तो मेरे पीछे कम से कम 10 लोग भागे। तो मैं यहाँ उधर कांग्रेस की एक टीम ने गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पार्टी के आला नेताओं ने सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। उनको गरीब अनुसूचित जात की महिलाओं पर, बहनों पर अत्याचार होता है तो उनको राजनीति दिखती है। कार्रवाई न करके इससे सिद्ध होता है कि उनका संरक्षण में, भाजपा के संरक्षण में ये घटनाएं घट रही हैं। सीधी पेशाब कांड हो या सागर की घटना, मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले इसी साल 30 जून को शिवपुरी के नरवर में 2 दलित युवकों का मुंह काला किया गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। आरोप लगा कि उनके मुंह में मल भी भरा गया। जुलाई में ही साल भर पहले सागर में एक दलित युवक के कपड़े उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। 24 जुलाई को देवास में आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर में घुसकर उप सरपंच ने एक दलित कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जाति सूचक गालियां दी, ऐसे आरोप लगे। साल दर साल एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश दलित, आदिवासियों और महिलाओं के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। 2018 से 2022 तक दलितों के खिलाफ अत्याचार के देश भर में 1,89,945 मामले दर्ज हुए।
अकेले 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 50,900 मामले आए। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 7,214 था। 2021 में देश में दलितों के प्रति अपराध के मामलों का औसत 25.9% था, लेकिन मध्य प्रदेश में 63.6%। इन 4 सालों में राज्य में दलितों पर हुए अपराधों के दर्ज मामले में 51.7% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि ये भी तथ्य है कि ऐसे मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में भी सिक्किम के बाद सबसे बेहतर रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का ही है। आंकड़े और घटनाएं शासन प्रशासन पर सवाल उठाती हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों जानते हैं कि सवाल उठाने और जवाब देने के सियासी मायने क्या हैं। सागर की घटना पर फिर सवाल है, जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर का शिलान्यास किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में ही सभा की थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 16% दलित वोटर हैं और इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। बुंदेलखंड में तो दलित आबादी लगभग 20 से 25% है। राज्य में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2013 के चुनाव में जब बीजेपी ने 230 में से 165 सीटें जीती थीं, तो उसे 35 सीटों में से 28 सीटें मिली थी, यानी कुल 80%, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। उसके बाद बसपा 3 सीटों के साथ थी। लेकिन 5 साल बाद 2018 के चुनाव में 35 एससी आरक्षित सीटों पर बीजेपी की संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की गिनती 4 गुना से बढ़कर 17 सीटों पर पहुंच गई थी। ये आंकड़े समझाने का मकसद ये बताना था कि कैसे नेता दलितों और पिछड़ों के नाम पर चुनावी परिक्रमा करते हैं और फिर चुनाव के बाद बढ़ते हैं तो सिर्फ दलित उत्पीड़न के मामले और वायदों की फहरिस्त। सागर से अपने सहयोगी रचित और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा प्रशासन ने नूंह में कोई शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। पूरा नूंह आज छावनी में तब्दील रहा। जिन्होंने जबरदस्ती यात्रा निकालने की कोशिश की, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। प्रशासन की चौकसी के चलते पूरे हरियाणा में कहीं से हिंसा की कोई खबर आज नहीं आई। सोमवार तड़के से ही पूरा नूंह सील था। सोहना टोल पर हाईवे से आने जाने वाली हर गाड़ी की भी सघन जांच की गई और उनको हिदायत दी गई कि वो नूंह नहीं जा सकते। हम इस वक्त नूंह में खड़े हुए हैं और यहाँ से नूंह शुरू हो जाता है। ये सीमा है और पूरी तरीके से सीमा को सील किया गया है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तो है ही, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, साथ ही वज्र वाहन है और बाहर से आने वाली किसी गाड़ी को नूंह में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो नूंह के रहने वाले लोग हैं उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ये तैयारी है वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों के लोगों को इजाजत नहीं दी जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐलान के मुताबिक दिन भर नूंह में शोभा यात्रा निकालने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नूंह के अंदर घुसने नहीं दिया और तुरंत हिरासत में लेकर सड़कों से हटा दिया। हिंदू संगठनों को यात्रा निकालने की अनुमति न देने की वजह से नाराज कुछ वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला भी फूंका। लगभग 12 बजे विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार नूंह के नल्हड़ मंदिर में जाकर जलाभिषेक करने की मांग के साथ एक बड़ा काफिला लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आलोक कुमार के साथ कुछ 12 लोगों को प्रशासन की गाड़ियों में मंदिर में जाकर जलाभिषेक कराया और सुरक्षा के साथ नूंह से बाहर निकाल दिया। हम सबको इस बात की खुशी और तसल्ली है कि आज का दिन बहुत सुख शांति के साथ निपट गया, किसी भी अप्रिय घटना के बिना। कुछ विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार आए थे, उनको आपने जलाभिषेक करवा के भेज दिया, सकुशल वापस चले गए। कोई हल्ला हंगामा, कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं हुआ? जलाभिषेक आए करे तो वो आए थे, उन्होंने किया, उनके साथ कुछ साधु संत थे बड़े अच्छे तरीके से जो भी, और वही क्यों हमारे करीब 650-700 लोग जो स्थानीय भी हैं सबने आज जलाभिषेक किया है, भंडारे का प्रसाद लिया है। कुछ ग्रुप मोबिलाइजेशन हो रहा है और वो ग्रुप मोबिलाइजेशन में जिस तरह की बातें आ रही थी मीडिया पोस्ट के ऊपर, तो हमें लगा कि बाहर का ग्रुप मोबिलाइजेशन यहाँ की जो हमारी एक कानून व्यवस्था है और यहाँ का जो एक शांतिप्रिय जो माहौल बना हुआ है उसमें शायद कुछ अड़चन डाल सकता है।
31 जुलाई को बजरंग दल की शोभा यात्रा में हुई हिंसा से सबक लेते हुए हरियाणा पुलिस ने सख्ती बरती तो नूंह में एक पत्थर भी नहीं उछाला गया। अगर पुलिस 31 जुलाई को भी ऐसे चौकस रहती तो ना हिंसा में 6 लोगों की मौत होती और न जान माल का नुकसान। नूंह से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात अब राजनीति की। कौन होगा INDIA इंडिया गठबंधन का संयोजक? एक संयोजक होगा या कई? क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इस सबके बीच नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दूसरे लोगों को संयोजक बनाया जाएगा और किसी भी पद को लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनका काम सबको एकजुट रखने का है। जब तेजस्वी यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। इनकी अगली बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होनी है। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। देखिए, हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए और हम लोगों ने सफलता पाई है। और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में लगभग 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम लगने से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामलों में आगे था, लेकिन अब अपराध कम हो गया है और निवेश बढ़ गया है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। तो देश की बात में अब महाराष्ट्र से जुड़ी खबर है और एनडीटीवी का खबर का असर क्या है उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें। इस साल बीड प्रशासन ने जिले में हो रहे बाल विवाह के करीब 160 मामलों को रोका है और करीब 21 एफआईआर दर्ज की हैं। पिछले हफ्ते एनडीटीवी ने बीड में बाल विवाह को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाकर बाल विवाह रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई। ऐसी प्रतिज्ञा करतो कि हर सोमवार बीड़ के स्कूलों में बच्चे बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेते हैं। यहाँ बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन कई कदम उठा रहा है। हमें बाल विवाह करना नहीं। इस साल अब तक 160 बाल विवाहों को बीड़ जिले में रोका गया है और 21 एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। एनडीटीवी पर चली इस खबर के बाद बाल विवाह को और भी तेजी से रोकने के लिए महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बीड़ की कलेक्टर दीपा मुढोल के साथ मुंबई में बैठक की। हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग लेते हैं तो मेनली इट इज माइग्रेशन बिकॉज ऑफ शुगर केन कटिंग। तो माइग्रेशन इज द मेन रीजन
एंड ऐसे हम लोग अगर शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो लाइक हाई स्कूल्स हो, बिकॉज सारे विलेजेस में देयर इज अ प्राइमरी स्कूल, तो हाई स्कूल के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो मानव विकास से वगैरह वी गिव साइकिल एंड इन एक तालुका में ऐसे है कि बसेस का प्रोविजन है, तो वी नीड टू इंक्रीज बसेस का अगर प्रोविजन दे देंगे तो जो गर्ल स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली दे कैन यूटिलाइज दोस बसेस एंड गो टू द नेबरिंग विलेजेस हाई स्कूल के लिए। बैठक के बाद प्रशासन अलग अलग योजनाओं की शुरुआत कर रहा है। दरअसल गन्ना मजदूरों में बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले देखने मिलते हैं। कई इलाकों में कक्षा 7 और कक्षा 10 के बाद पढ़ाई का इंतजाम न होने की वजह से भी बाल विवाह होते हैं। इसे रोकने के लिए अब कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में छात्रों को 1098 पर फोन कर बाल विवाह से जुड़ी जानकारी देने कहा गया है। उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। इसका असर यह है कि पिछले 3 वर्षों में इन छात्रों और लोगों ने 374 बाल विवाह के मामले सामने लाए हैं, जबकि उसके पहले के 5 वर्षों में केवल 143 मामले सामने आए थे। रिपोर्टिंग का नंबर है वो पिछले 1-2 सालों में बढ़ गया है, बिकॉज अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं। स्कूल लेवल से बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ के बारे में फिजिकल ट्रेनिंग हो या मेंटली उनको अवेयर करना हो, ये सब चीज़ें की जा रही है। इसलिए रिपोर्टिंग की जो परसेंटेज है वो पिछले कुछ सालों से कंपेयर अगर हम करें तो ज़्यादा बढ़ गई है, जो अच्छी बात है। जितनी रिपोर्टिंग होगी उतना बाल विवाह रोकने में ज़्यादा मदद होती है। आने वाले दिनों में प्रशासन इसे रोकने के लिए और भी कदम उठा रहा है। कई सारे इनाम और ग्राम पंचायतों के बीच प्रतियोगिताएं रखने और कक्षा 10 के ऊपर के स्कूल और कॉलेज को शुरू करने पर ध्यान है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बताते हैं आपको कैसे एक बच्ची की जान बचाई गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक कॉन्फ्रेंस से लौटने के दौरान विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 814 जो बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी, उसमें एक इमरजेंसी की घोषणा हुई। 2 साल की बच्ची जिसकी इंट्राकार्डियक सर्जरी की गई थी वो बेहोश हो गई थी। एम्स के 5 डॉक्टर्स फ्लाइट में मौजूद थे। डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमनदीप सिंह, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर उई शिखा और डॉक्टर अविचला ने तुरंत बच्ची को देखा। उसकी पल्स नहीं चल रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़े थे और वो सांस नहीं ले पा रही थी। फ्लाइट में ही बच्ची को CPR दिया गया। बहुत कम संसाधनों के साथ ये सब कुछ इसको अंजाम दिया गया। ये सब कुछ काबिल तारीफ है और बच्ची की जान बचाई गई। और बात अब कर्नाटक की। बेंगलुरु में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक महिला साथी की हत्या उसके प्रेमी ने ही कर दी, वो भी चावल से भरे प्रेशर कुकर सर पर मारकर। हत्यारे प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर का संबंध किसी दूसरे युवक के साथ था। 24 साल की देवा अब इस दुनिया में नहीं है। शनिवार शाम उसके बॉयफ्रेंड वैष्णव ने प्रेशर कुकर उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। जब मैं घटनास्थल पर गया तो वहां परिवार के लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि दोनों के बीच कुछ समय से सब ठीक नहीं चल रहा था। परिवार ने भी सुलह सफाई की कोशिश की थी ताकि दोनों के संबंध ठीक हो सके। पुलिस के बयान से साफ है कि परिवार को दोनों के संबंधों के बारे में पता था। दोनों केरल से हैं और बेंगलुरु के कोरमंगला की एक कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम करते थे। एक दूसरे को पिछले 2 सालों से जानते थे और तभी से साथ साथ बेंगलुरु में रह रहे थे। बेंगलुरु से सटे रामनगरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें 2 सालों तक दोस्ती के बाद जब नाबालिग लड़की ने संबंध जारी रखने से मना किया तो उसके दोस्त ने धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गए। इस तरह की घटनाएं इस शहर में लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक आर्किटेक्ट महिला ने अपने पुरुष साथी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने उसकी एक निजी तस्वीर अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली वैसे भी काफी हरी भरी है, लेकिन G20 के दौरान भी इसमें कोई कमी ना आए, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा हरे भरे पौधे 61 सड़कों पर मेहमानों का ध्यान खींचेंगे। ये वो सड़कें हैं जो G20 के दौरान मेहमानों के लिए अहम रहेंगी। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। G20 का बड़ा कार्यक्रम तो तैयारियां भी भव्य। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान के मंडपम की दूरी करीब 20 किलोमीटर की है और वहां जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो जगह जगह आपको सौंदर्यीकरण की तस्वीर दिखेगी, चाहे वो पौधों के तौर पे हो, चाहे वो पेड़ लगाने के तौर पे हो, चाहे वो सड़कों पर नए पेंटिंग के तौर पे हो, चाहे वो फुटपाथ पर उसको नए टाइल्स लगाने के तौर पे नजर आए, चाहे फव्वारों को दुरुस्त करने के तौर पे नजर आए, या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिमाएं, चाहे वो हाथी की प्रतिमा हो, चाहे शेर की प्रतिमा हो, चाहे बुद्ध की प्रतिमा हो, या फिर और भी कुछ। इस तरह से तमाम फव्वारे और इस तरह की प्रतिमाओं से पूरे रास्ते को सजाया गया है, जो एयरपोर्ट का रास्ता है और जो प्रगति मैदान तक आता है। और खासतौर पे जहाँ पे अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्ष रुकेंगे, प्रतिनिधिमंडल रुकेंगे, तो 20 कंट्री के अलावा 22 और देश हैं जिनको न्योता भेजा गया है। तो एक तरीके से एक पूरी दुनिया जो है 42 देशों को लेकर वो जुटने वाली है 9 और 10 को जो कार्यक्रम है उसके मद्देनजर। और यहाँ पर सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने इंतजाम किए हैं। सीधे तौर पे बताया कि किन किन रास्तों में उस दिन आप नहीं निकल सकते हैं, नहीं गुजर सकते हैं। लेकिन जो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 7 लाख गमले लगाए गए हैं, उसमें पौधे हैं। कई जगहों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो पेड़ सूख गए उन पेड़ों पे नए पेड़ जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ये भी हमने देखा कि जो सड़कें हैं जहाँ पे लेन बनी हुई है उस लेन पे लिखा जा रहा है कि ये बस की लेन है या जो भी लेन है, या जो कलर होता है, कलर कोडिंग होती है सड़कों के किनारे, वो की जा रही है। कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि जब मेहमान यहाँ पर दिल्ली की ज़मीन पर कदम रखें तो उनको एहसास हो कि किस तरीके से उनकी स्वागत में दिल्ली, राजधानी दिल्ली बाहें पसारे जो है वो उनको नजर आएगी। क्योंकि जगह जगह ये जो कटआउट आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, इस तरह के कटआउट जगह जगह पे लगे हुए हैं। और स्वागत को लेकर जो LED स्क्रीन है उसमें दिल्ली कैसे सजाई गई है वो एक चलचित्र के माध्यम से भी जगह जगह पे दिखाया जा रहा है। तो तमाम कोशिशें कवायद चल रही है कि जब विदेशी मेहमान दिल्ली की धरती पर उतरेंगे, G20 में शामिल होने के लिए उतरेंगे, तो उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं रह जाए। उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिक खंभों में बल्ब को लेकर तैयारी हो, लैंप पोस्ट लगाने की तैयारी हो, अलग अलग प्रतिमाओं को लेकर सजाने की तैयारी हो। इन तैयारियों के जरिए जो है वो दिल्ली धीरे धीरे सजती संवरती नजर आ रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।